गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी बिजी। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। आज हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल कम टाइम में, और जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए, जितनी भी आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब पढ़ देंगे बिल्कुल जितने कम टाइम में पॉसिबल होगा। और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी वीडियोज़ होंगी, पार्ट्स में होंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सोच के देखिए यार, कि आपके घर में जितनी भी कुर्सियाँ हैं, जितने भी आपके घर में गेट वगैरह लगे हैं, जो एंट्री गेट है, किस चीज़ से बने? वो स्टील से बने हैं। स्टील कैसे बन के आया है आपके पास? ये तो है नहीं डायरेक्ट हमें नेचर से ऐसे स्टील पाइप्स मिल गए हैं ना, तो कैसे ना कैसे तो बना है वो। आप या फिर सोच के देखिए कि कैसे इतने बड़े बड़े आपको इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं। ये जितने भी आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, इन सभी के आपके जवाब इसी वीडियो में छुपे हैं। और एक और चीज़ सोच के देखिए आप, जो स्टील बनता है इसकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती हैं? ए ऑप्शन है जहाँ रेलवे ट्रैक्स है, बी ऑप्शन है जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं रिवर के पास। बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन के पास स्टील इंडस्ट्री होनी चाहिए? या सी ऑप्शन है जहाँ पे स्टील बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है? इसका जवाब भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। या फिर इंडस्ट्रीज को हम सिंगुलर लिखते हैं। इसका डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फिनिश्ड गुड्स में, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कितना सिंपल था। ऐसे हम पूरा चैप्टर कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले आप इंडस्ट्री देख रहे हो, किस तरीके की क्या क्या इंडस्ट्रीज होती हैं आप सोच के देखिए। नाम बताइए मुझे। आप सिंपली नाम बता दीजिए मुझे मिल्स का। मिल्स भी इंडस्ट्रीज होती हैं। शुगर मिल, कॉटन मिल, है ना। और बताइए मुझे। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज भी होती हैं, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी होती हैं ना, स्टील प्लांट्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इंडस्ट्रीज़ की, है ना। किस चीज़ पे क्लासिफाई करा गया है इनको, किस बेसिस पे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। ये डिस्कस करा गया या इसको कैटेगराइज करा गया किस बेसिस पे? जो भी हमारे इनपुट्स आते हैं ना, जैसे समुंदर से इनपुट आ रहे तो उसको मेराइन बेस्ड में डाल दिया, एग्रीकल्चर से आ रहे तो उसको एग्रो बेस्ड डाल दिया। इसको क्यों कैटेगराइज करा गया? क्योंकि मान लीजिए हमारी सेम तो सब में लगती नहीं, सब में अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, सब में अलग लेबर लगती है, अलग अलग स्किल सेट लगता है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जो हमारी मशीन्स होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो इसलिए इसको हमने कैटेगराइज कर दिया ताकि डिफरेंशिएशन हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जिसमें भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा है ना। जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था एग्रीकल्चर में, कि कैसे हम कॉटन का यूज़ करके कॉटन मिल में फिर क्लोथ्स बनाते हैं, है ना, फाइबर बनाते हैं, जो क्लोथ फाइबर होता है। और इसी में इमेज में आप देख पा रहे हो शुगर लेके, ये शुगर केन लेके आया ट्रैक्टर में, देन ये मिल में जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा मिल है, इसमें फिर क्या होगा? शुगर केन से हमारी शुगर बन जाएगी। तो शुगर मिल, कॉटन मिल, और गैस करो पेपर हमारा कैसे बनता है? प्लांट से बनता है। तो जो भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स होती है ना, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आके और फिर उससे हमारा फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनता है। शुगर केन इंडस्ट्रीज का फिनिश्ड गुड क्या है? वो है शुगर। कॉटन मिल का हमारा क्लोथ। पेपर मिल का रॉ मटेरियल क्या है? पेपर मिल का फिनिश्ड गुड तो पेपर ही होगा, बट रॉ मटेरियल इसका प्लांट्स वुड। ओके, नेक्स्ट आता है मिनरल बेस्ड, जिसमें हम ज़मीन से मिनरल निकालते हैं, जैसे मशीन्स निकाल रही है ना, ऐसे खोद के अंदर से ऐसे मिनरल निकाल के फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, जिसको हम इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। एंड देन उससे हमारा क्या बनता है? स्टील बनता है, आयरन बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है हमारी, है ना।
तो उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड, जिनका इनपुट मिनरल्स है। सिंपली इनपुट्स के बेसिस पे कर रखा है। मैराइन बेस्ड किसको बोलते हैं? मैराइन एक तो ये जो टर्म है ना, इसको हिंदी में लिखे तो हम क्या बनता है? समुद्री। और हम वैसे इसको डिस्कस करें तो मैराइन एनीथिंग रिलेटेड टू सी। समुद्र से हमारा क्या प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं? एक इसका एग्जांपल शायद आपकी बुक में नहीं है, वो है सोल्ट इंडस्ट्री। सोल्ट इंडस्ट्री भी हमारी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। यहाँ से हम सोल्ट निकालते हैं, देन उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स हमारे घर में आता है। हमने देखा होगा टाटा सोल्ट और निरमा सोल्ट, है ना। फिशेस भी हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं, जैसे लोग फिश कलेक्ट कर रहे हैं, फिर फिश जो भी फिश है हमारा काफ़ी सारी नॉनवेज थिंग्स बनती हैं। नॉनवेज क्या क्या थिंग्स बनती हैं हमारे खाने के लिए? कुछ चिप्स वगैरह भी आती है नॉनवेज। हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलर नहीं है और हमको अकॉर्डिंग टू मी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपका पेरेंट्स बोले वो मानना है आपको। कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकता है, आपको बिल्कुल वो चीज़ नहीं माननी है, ठीक है। तो हमारी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, फिश से रिलेटेड सोल्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़, है ना, जो डिपेंड करती हैं किस पे? डिपेंड्स ऑन सी। अब नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब किसी ने सिंपल कमर्शियल क्रॉप या कुछ क्रॉप उगा के देन उसको भेज रहे हैं हम इंडस्ट्री में, और फिर उससे पेपर बन रहा है, छोटी सी फैक्ट्री है, तो उसको बोलेंगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो एग्रीकल्चर उगाया किसी ने फसल उगाई है, वो, है ना, उसकी क्रॉप थी वो। बट क्रॉप ना होके अब डायरेक्ट हम फॉरेस्ट, जो भी हमारा फॉरेस्ट होता है उससे हम पेड़ काट लाए और उससे हम पेपर बना रहे हैं, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी भाई। पेपर इंडस्ट्री को भी हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पेपर इंडस्ट्री आ गई इसमें, जिसका फॉरेस्ट से ऐसे लकड़ी काट के लाए हम, फिर उससे हम पेपर बना रहे हैं। या इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ऐसे फॉरेस्ट से हम पेड़ काट लाए, ये इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे पेड़ थे, इनसे हमने फर्नीचर बनाया, बेड बना दिया। जो भी हमारी फर्नीचर फैक्ट्रीज होती है ना, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में डालते हैं। इसकी एग्जांपल आपको पता ही होगा, रबर प्रोडक्शन भी ऐसे ही होता है। रबर की जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको निकाल दिया जाता है फॉरेस्ट से और उसको फिर फैक्ट्री में ले जाके उससे रबर बनाई जाती है। अब ये तो हमने बेस्ड ऑन इनपुट्स डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस करा हमने? क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे करी थी? इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इनपुट्स, इसके बेसिस पे थी। अब हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, बेस्ड ऑन साइज। अब एक तो ये देखिए आप, एक छोटे से कमरे में, ये भी तो हमारी इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें हमें पैसे कमाने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन मनी, मनी इज इकोनॉमी। तो जिस पे मनी डिपेंड होती है या फिर मनी के लिए हम पैसे के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और हमारी इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो एक कमरे में कोई इंसान मिट्टी को कन्वर्ट कर रहा है, मिट्टी रॉ मटेरियल यूज कर रहा है वो, और उसको ऐसे कप वगैरह बना रहा है, जैसे आप कुल्हड़ चाय पीते हो ना, तो उसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी तो एक इंडस्ट्री का पार्ट होगी ना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, पैसे को बेचने के लिए ही तो कर रहा है ये। और सेकंड क्या रिक्वायरमेंट थी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है, वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी। तो ये भी तो कर रहा है भाई सेम काम, बस ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये कर रहा है स्मॉल स्केल पे, ऐसी इतनी बड़ी तो इंडस्ट्री नहीं दिख रही हमको। तो इस स्मॉल इंडस्ट्री या हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि छोटे स्केल पे कर रहा है। स्केल आप इसी से समझ लो, जो आपका स्केल नहीं होता, ऐसे छोटे स्केल पे कर रहा है तो मतलब छोटा, बड़े स्केल पे कर रहा है, बड़ा स्केल है तो मतलब बड़ा। अब स्मॉल स्केल में आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो?
कैपिटल इसमें जो लगी है, ये एक कमरा बनाने में ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया होगा, हो सकता है ये अपने घर में ही कर रहा हो ये परफॉर्म एक्टिविटी, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ लो। और सोच के देखिए, तब तक मैं इरेज करता हूँ। इरेज तो हो गया, आपने तो नहीं सोचा। जो हमारी लेबर या एम्प्लॉयज़ लगते हैं वो भी तो कम लगते हैं, एक इंसान बना रहा है ना। तो ऐसे स्मॉल स्केल में क्या होता है, लो एम्प्लॉयज़, लो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक कमरे में या फिर इतनी सारी मिट्टी में कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। अब इसी का अपोजिट या दूसरा हमारा क्या आता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इस पिछले का आपको एग्जांपल तो ये मिल ही गया है ना, जैसे पोट्री बिजनेस था, पोटर इंडस्ट्री है ना, या स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है, या कोई लोग अपना हैंडीक्राफ्ट्स कुछ बेच के, कुछ हैंडीक्राफ्ट अपने हाथ से कुछ बना के उस चीज़ को सेल कर रहा है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो उस बेसिस पे भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसको डाल सकते हैं। अब हमारा स्मॉल स्केल का डिस्कशन हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, और क्या क्या लार्ज चाहिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिए, और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए ना। इसको रेज करते हैं हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जितनी भी आपकी बाकी इंडस्ट्रीज बच गई ना, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और एग्जांपल दो मुझे, गाड़ियाँ बनती, वो गाड़ी कोई एक इंसान थोड़ी बनाता है, कितनी सारी चेन होती हैं, उसमें प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस से गुजर के तब हमारी गाड़ी बनती। कोई इंसान सिर्फ खिड़की देख रहा है, सही बन रही है तो नहीं बन रही ना। तो हमारी ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और बहुत सारी होती हैं इसकी, हमारी शुगर मिल हो गया, कॉटन मिल हो गया, तो ये सारे मिल्स भी हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। अब ओनरशिप के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। प्राइवेट में कोई एक इंसान या एक कंपनी बैठी होगी, वन पर्सन या वन कंपनी, डायरेक्टर बोल सकते हैं हम उसको, वो ओन करती होगी इसको, इंडस्ट्री को, और वो इसको प्रॉपर रन, कैसे रन करेगी, क्या फंक्शंस होंगे इसमें, कौन एम्प्लॉयज रहेंगे, है ना, उन सब चीज़ों को ये डिसाइड करता है। प्राइवेट में वन पर्सन हैंडल करता है, पब्लिक में इसको गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा है, पब्लिक में गवर्नमेंट। जॉइंट में प्राइवेट पर्सन कोई, या कोई कंपनी, या फिर गवर्नमेंट, दोनों साथ मिलके तब उस चलाती हैं, तब उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव आप सिंपल सी चीज़ सोच के बताइए, इसमें एक पर्सन या एक कंपनी थी। कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन किसको बोलते हैं, आपकी क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए, सभी साथ मिलके काम करेंगे। तो उसी बेसिस पे मैनी पर्सन्स या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैंडलिंग दिस इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव में समझ में आ गया ना, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल। प्राइवेट में और कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंस है कि ग्रुप ऑफ पीपल उस चीज़ को चला रहे हैं। इसके एग्जांपल मैं दूंगा आपको। इसको आप जो अमूल दूध पीते हो ना, अमूल डेयरी है, वो हमारी कोऑपरेटिव, उसको एक इंसान नहीं चला रहा, उसको काफ़ी सारे इंसान मिलके चला रहे हैं। जॉइंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल था हमारा मारुति सुजुकी, बट अब तो अकेला सुजुकी के हाथ में जा रहा है। जो हमारा मारुति सुजुकी था ना, मारुति हमारा गवर्नमेंट ब्रांड था, और फिर सुजुकी एक जापानीज ब्रांड है। सुजुकी जापानीज ब्रांड है, तो मारुति हमारा गवर्नमेंट ब्रांड था, तो ये होगी जॉइंट सेक्टर कंपनीज। पब्लिक में क्या आ गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो हम सेल बोलते हैं ना, सेल सिंपल सी चीज़ है। सेल हमारी क्या है, जिसमें स्टील बनता है, वो एक इंडस्ट्री है, और ये किसके द्वारा ओन करी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको इसलिए हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर। अब ऐसे ही स्टील, इसमें भी स्टील बनता है, और एक मैं और बताता हूँ आपको, कंपनी का नाम टाटा स्टील, इसमें भी स्टील बनता है, बट ये किसके द्वारा ओन करी जाती है,
टाटा ग्रुप, मतलब टाटा ग्रुप एक कंपनी समझ लीजिए आप, या ओनरशिप फॉर्म समझ लीजिए, तो इसके द्वारा ओन करा जाता है, तो ये प्राइवेट होगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं करा जा रहा इसको, तो हम इसको बोलते हैं टिस्को, और इसको प्राइवेट इंडस्ट्री बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री टू बी स्पेसिफिक। अब हमने ओनरशिप बेसिस पर भी डिस्कस कर लिया, अब हम इंडस्ट्रियल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। आप एक बात बताइए मुझे कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे सारा काम हो रहा है। मान लीजिए आपकी गाड़ी बन रही है किसी फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ये तो है नहीं कि एकदम से इनपुट्स आए, स्टील आया, गाड़ी बनी और बेच दी, ऐसा नहीं है ना। काफ़ी सारी प्रोसेसेस होंगी, सिस्टम बनाना पड़ता है एक, यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ से ट्रक आएगा स्टील लेके, फिर ये प्रोसेस जाएगी, यहाँ से ये पर्सन इसको स्टील को शीट में कन्वर्ट करेगा, इसको फिर दरवाजे बनेंगे, फिर इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हेडलाइट्स बनेंगी, फिर फाइनली हमारा एक गाड़ी तैयार होगी, फिर उसको क्वालिटी चेक करा जाएगा, फिर हमारा उसको ट्रक में लोड करके फाइनल शोरूम्स में भेजा जाएगा, शोरूम से इंसान खरीद सकते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो अब हम सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने सिस्टम डिस्कस करा पीछे। इनपुट्स में क्या होता है इसको तो आप ही खुद ही बता सकते हो, अब मैं जो जो लिख रहा हूँ बोल के बताइए। रॉ मटेरियल, और क्या लगता है, इंसान भी तो लगते हैं उसको असेंबल करने के लिए, एक जगह एडजस्ट करने के लिए लेबर भी लगती है। और जो हमने इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी है वो कैसे खड़ी हुई है, कैपिटल मतलब पैसे से। प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं उसमें, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कोई हो सकती है मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, उसको सिर्फ असेंबल कर रही है, दोनों काम भी एक में हो सकते हैं। असेंबलिंग, आउटपुट्स हमारे क्या निकलते हैं फिर, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को फिर कौन खरीदता है, कंज्यूमर। ओके, ये हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम था। इनपुट्स आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, उसको प्रोसेस करा जाता है इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए तो इंडस्ट्री फेमस होती है। फिर उसको आउटपुट बना के, फिनिश्ड गुड बना के बेच दिया जाता है। किसके लिए बेचा जाता है, फॉर प्रॉफिट पर्पजेज, ताकि हमें पैसा मिले, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना। अब हमने जो इस पिछली स्लाइड में डिस्कस करा है, एक सेकेंड, ये हमने इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स डिस्कस करा, तो ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट भी तो करते होंगे कि कहाँ इंडस्ट्री खुलेगी। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जो हमारी लोकेशन किस बेसिस पर वेरी करेगी, हम इसको आगे इमेज में अच्छे तरीके से भी देखेंगे कि कैसे पहले स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ हुआ करती थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, इनकी लोकेशन कैसे चेंज हो रही है, वो स्पेसिफिकली स्टील इंडस्ट्री के लिए। बट हमने इसमें पहले डिस्कस करा था, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए भी। सभी में रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, अब मान लीजिए रॉ मटेरियल उसका बन रहा है इंडिया में, और आपने वो इंडस्ट्री लगा दी कहाँ पे, दुबई में, यूएई में लगा दी, बट रॉ मटेरियल कहाँ था, इंडिया में था। तो एक इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी रॉ मटेरियल को, इनपुट्स को फैक्ट्री में लेके आने के लिए, इंडस्ट्री में लेके आने के लिए, कि वो फिजिबल नहीं होगी चीज़ें। या फिर दूसरा फैक्टर क्या होता है हमारा, लेबर। हमें स्किल्ड लेबर कहाँ मिल रही है, जैसे चाइना में स्किल्ड लेबर है, तो काफ़ी असेंबली का काम करते हैं। ऑलमोस्ट आपके जितने भी फ़ोन वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हो, वो कहाँ से बन के आते हैं, चाइना से बन के आते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ की लेबर स्किल्ड है। और फिर मार्केट एंड डिमांड, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे से समझिए इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, लेबर उसकी स्किल्ड कहाँ पे है, मार्केट एंड डिमांड, उसके आउटपुट कहाँ भेजने पड़ रहे हैं। ये नहीं है कि आउटपुट उसके इंडिया में प्रोड्यूस करा जा रहा है और उसके आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट यूरोप में है, ऐसा कर सकते हैं, बट उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगी और फिर कंज्यूमर्स को थोड़ा महंगा पड़ेगा वो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंपनी अपने पैसे से लगा के उसको आपके घर भिजवा देगी और आपसे कुछ पैसे नहीं लेगी, उसके सारे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं आपको, बस ऐसे ही फ्री डिलीवरी बोला जाता है, वो पहले से ही प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो मार्केट एंड डिमांड कहाँ पे, उसकी लेबर कहाँ पे स्किल्ड है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तीन चीज़ें होगी ना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपकी, इसी में बाकी हाथ हो गई है वो,
ट्रांसपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है हमको, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी कहाँ अच्छी है। मान लीजिए आपने इनपुट्स भी ले लिए, प्रोसेस भी कर दिया उसको, बट यहाँ से अब उसको लेके जाने के लिए मान लीजिए इंडिया में बना हो, बट उसकी ऑडियंस जो उसको यूज़ करती है उस प्रोडक्ट को यूरोप में है, तो अब आउटपुट को इंडिया में तो नहीं रखेंगे ना, उसको इंडिया से हमें यूरोप भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी की तो रिक्वायरमेंट होगी। और एक और चीज़ सोच के बताइए हमें, इंडस्ट्री किस बेसिस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो पावर एंड वाटर अवेलेबिलिटी ये भी फैक्टर है लोकेशन को जो अफेक्ट करती है, इंडस्ट्री कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे पावर एंड वाटर अवेलेबिलिटी भी है वहीं पे इंडस्ट्रीज लगती हैं। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, अब ये किस बेसिस पे यहाँ पे इतने सारे हैं, यहाँ पे इतने सारे क्यों हैं ये, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, लेबर भी अवेलेबल होगी, है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये जितना भी हमारा ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये हो गया हमारा, और ये हमारा मेन फोकस एरिया इंडिया आ गया। एक तो ये गंगा वैली बेल्ट है हमारी, एक है मुंबई में भी यहाँ इस साइड भी, और चेन्नई वाली बेल्ट भी, इसमें भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारी गंगा रिवर जाती है ना, आपको पता है, हमने काफ़ी पार्ट्स में डिस्कस कर रखा है, गंगा रिवर जाती है, यहाँ पे भी हमारी रिवर्स हैं और यहाँ पे भी हमारी रिवर्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कितना ईजी है, यहाँ से समुंदर से हम उसको शिप्स में लोड करेंगे और जहाँ भी हमको भेजना है वहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ से भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ से हम, क्योंकि बाकी सारी फैसिलिटी इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट यहाँ से कर लेंगे, बट रॉ मटेरियल और वाटर हमें यहाँ से मिल रहा है, पावर सप्लाई भी मिल रही है, तो इसलिए इंडस्ट्री रीजन्स ये होते हैं। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को हम बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं। आपका क्वेश्चन है, याद करिए इसको, बैकबोन क्यों बोलते हैं हम इसको। अब मान लीजिए सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं, तो मशीन्स तो सभी इंडस्ट्रीज़ में कहाँ से बन के आई है, आयरन या स्टील की तो मशीन्स होगी। जितनी भी आप मशीन देखते हो आपके घर में, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कमरे जितनी बड़ी बड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ये सारी आयरन एंड स्टील से ही तो बनी है। ये स्टील शीट है, बाकी ये तो स्टील फैक्ट्री है, तो ये सारी आयरन से ही तो जितनी मशीन्स दिख रहे हो आपको, स्ट्रक्चर भी दिख रहे हो, मोस्टली आयरन से ही बना होता है, तो इसलिए हम इसको बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी आयरन एंड स्टील मशीन्स या इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही है। और बाकी भी आप जितने भी स्टील चेयर देखते हो, जितने भी आपके किचन में यूटेंसिल्स देखते हो, जितने भी आप नहाने के लिए जो बाल्टी का यूज़ करते हो, सारी चीज़ें स्टील से बनी होती है मोस्टली, तो हम इसको इसलिए बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। ऑल तो नहीं बोलते, अदर इंडस्ट्रीज़, ऑल बोल सकते हैं क्योंकि ये खुद की भी है। अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील की मशीन्स नहीं होंगी ना, तो ये काम ही नहीं कर पाएगी। अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें स्टील कैसे बनता है, ये बनता है, पहले हमारी आयरन और निकाली जाती है ज़मीन से, फिर इसको स्मेल्ट करा जाता है। स्मेल्टिंग पता है किसको बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं हम आयरन ओर से किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल स्टील को निकाला जा रहा है हीट करके, और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करे जा रहे हैं जिससे सिर्फ स्टील निकले और ये सारी आयरन अलग अलग हो जाए, ये चीज़ें ना, या फिर हमारा कोल है वो अलग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें इसी में प्रोसेस में ही आती हैं, हीट करके उसको, और फिर उससे हमारा क्या बनता है, स्टील बनता है। हीट को सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने, अदरवाइज इसको स्पेसिफिक टर्म होती है स्मेल्टिंग। तो ये हमारी प्रोसेस है स्टील बनने की। अब ये मेजरली कहाँ पे होती हैं स्टील इंडस्ट्रीज, कहाँ पे होंगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, आयरन ओर्स होंगी, है ना, तो कहाँ पे होती हैं ये, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यहाँ पे होती हैं मोस्टली। बाकी सारी कंट्रीज़ में भी होती हैं, बट मोस्टली जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं
आयरन एंड स्टील की, वो यहाँ पे है। ये तो हमारा लिख ही रखा था यार, वैसे ही लिखवाया मैंने, यहाँ पे होती हैं। अब जो हमारी इंडिया में जो फेमस सी एक सिटी है जमशेदपुर, ये शहर का नाम है, और द स्टील सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्यों फेमस है इसको हम इमेज में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। और ऐसे ही जो जहाँ पे स्टील बनता है वो एक यूएसए में एक जगह है, सिटी है पिट्सबर्ग, यहाँ पे भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, तो इसलिए इसको पिट्सबर्ग द स्टील हब ऑफ यूएसए बोला जाता है सिंपली, और कुछ इसका अलग से नहीं है। हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज थी, इसलिए हम इसको इतना डीपली डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी सिटीज़ भी हमें डिस्कस करनी पड़ रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में जमशेदपुर को डिस्कस करते हैं। क्यों जमशेदपुर द स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है? क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है। ये हमारा टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, ये हमारी टाटा स्टील इंडस्ट्री है, ये हमारा जमशेदपुर का मैप है। यहाँ पे एक रिवर है, खरकई रिवर, ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, और ये हमारी स्टील इंडस्ट्री होगी, और ये रेलवे स्टेशन हो गया। तुमने क्या क्या देखा था, और ये पावर सप्लाई भी इसमें रहती है। यहाँ पे जमशेदपुर एयरपोर्ट भी, अगर आपको एयरपोर्ट से कुछ सामान भिजवाना है तो, और ये हॉस्पिटल भी यहाँ पास में है, क्योंकि लेबर को अगर कुछ बाई एनी चांस कुछ कैजुअलिटी या कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल हमारा पास में है, अगर कुछ भी किसी को इंजरी वगैरह होती है। और रोड कनेक्टिविटी भी है इसके चारों तरफ, ये रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे लाइन है, ये हमारी रेलवे लाइन। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी? लोकेशन किस चीज़ से अफेक्ट करती हैं? वाटर रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर। तो लेबर भी यहाँ की स्किल्ड है, क्योंकि बहुत 1800 से भी पहले यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज हुआ करती थी यहाँ इस एरिया के आसपास। तो तब से लेके अब तक लेबर का जो यहाँ पे इंसान है, जो ह्यूमंस रहते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है वैसे तो इंसान प्रिपेयर करता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम सब टेक्नोलॉजी तो सीख रहे हैं। तो इस एरिया में स्टील का थोड़ा क्रेज था, स्टील इंडस्ट्रीज थे, लोगों ने स्टील से रिलेटेड जितने भी काम वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो सीख लिए थे। तो लेबर भी अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए हमारी जमशेदपुर द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और यूएसए में भी ऐसा ही है, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है वहाँ पे पिट्सबर्ग में, रिवर भी अवेलेबल है और रोड कनेक्टिविटी भी है, और सारी चीज़ें कंबाइन करके लेबर भी स्किल्ड है, तो फिर उसको पिट्सबर्ग को स्टील सिटी ऑफ यूएसए बोल दिया जाता है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो, रुको हमारा ये रह गया यार, जो 1800 से पहले हमारी इंडस्ट्रीज थी ना, वो कहाँ पे होती थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल पास होता था। और उसके बाद कहाँ पे आई? जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी थी, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी थी, रॉ मटेरियल को थोड़ा ट्रांसपोर्ट करके ले आ जाता था 1800 टू 1950। फिर लास्ट में पता चला कि मेन कॉस्टिंग ये नहीं है, बनाने की नहीं है या रॉ मटेरियल को थोड़ा इधर उधर करने की नहीं है, ट्रांसपोर्ट इनको इतना यहाँ से पहले रोड से लेके आना पड़ता था। रोड से लेके आके पहले, क्योंकि ट्रक्स का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, ट्रक्स में हमें ये सामान लोड करना पड़ेगा, अनलोडिंग और लोडिंग का इतना खर्च हो जाएगा, लेबर इतनी लगेगी, पहले सामान जाओ तुम ट्रक्स में, फिर ट्रक्स से उतार के समुंदर में ऐसे शिप्स में लोड करो उसको। तो इसलिए ऐसा कन्वीनियंट नहीं लग रहा था। तो फिर हमने क्या सोचा, रॉ मटेरियल को ले आएंगे, रॉ मटेरियल क्रॉस करते हैं, वाटर को भी, वाटर हाँ यहाँ पे भी मिल सकता है वाटर, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ओशंस भी है, तो यहाँ से भी मिल सकता है। तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है 1950 के बाद स्टील प्लांट्स की, वो कहाँ पे है? नियर ओशंस, नियर सी पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमारी रखी गई है अब से लोकेशन। क्यों रखी गई है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी फ्रॉम हेयर। तो अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली आप लाइक करोगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, बहुत आपके लिए मेहनत लगती है, मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सभी बनाते हैं वीडियो। तो आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना, नहीं मज़ा आया तो मत करना यार। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।